नफरत कभी चिल्लाकर नहीं आती, वो धीरे धीरे सिखाई जाती है। पहले कहा जाता है ये हमारे जैसे नहीं है, फिर कहा जाता है ये खतरा है, और आखिर में कहा जाता है इन्हें मिटा दो। रवांडा और जर्मनी में भी यही कहा गया था, अगर आज नहीं मारे तो कल ये हमें मारेंगे। हालात इतने बिगड़ गए कि 100 दिन के अंदर 8 लाख लोगों को मार दिया गया। पड़ोसी ने पड़ोसियों को मारा, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों को मारा। लोग इतने पागल हो गए कि अपनी पत्नियों तक को मार डाला। और वजह वही जो आज हमारे देश में ट्रेंड बन चुकी है, नफरत। जब नेता जहर बोलते हैं तो भीड़ सोचती नहीं, ट्रिगर बन जाती है। मस्जिद गिराने की मांग, हथियार उठाने की अपील और तालियां बजाती भीड़। जहां मुख्यमंत्री तक मंचों से कह रहे हैं कि मियाओं को परेशान करो। जेनेके पारे मिया कष्ट दियक ना, आपुनिও दियक ना। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा होले 4 टका दियक। जहां बच्चों की जबान पर है तो वो मस्जिद के बारे में बस वोट दे, मजा आ जाएगा। जेम्स वोच के प्रोफेसर ने 2022 में एक चेतावनी दी थी कि अगर नरसंहार 10 के स्केल पर देखा जाए तो भारत 8वें पायदान पर है। ये साल 2022 में कहा था, लेकिन कहानी रुकी नहीं। 2 साल में नफरत दुगनी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, हर रोज एक नया जिहाद घड़ा जाता है। वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद। भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा? रवांडा और जर्मनी का इतिहास हमें समझाता है कि खून की नदियां कभी अचानक से नहीं बहती। शुरुआत शब्दों से होती है। जहर एक अलग पहचान के आधार पर घोला जाता है, और जब ये नस नस में घुल जाए तब होती है एक खौफनाक खेल की शुरुआत। हमारे देश में जो नफरत दिन ब दिन ट्रेंड बनती जा रही है, हर कोई नफरती बोल बोलते दिख रहा है, दूसरे समुदायों से चिढ़ता नजर आ रहा है और नफरत का पारा चढ़ता जा रहा है। इसी नफरत की नापतोल करने वाली एक रिपोर्ट आई है, और अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक छोटी सी नजर दुनिया के सबसे ज्यादा भयानक सहारों और उनके कारणों पर डाल लेते हैं, क्योंकि इतिहास हमें चेताता है लेकिन हम सुनते नहीं। ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा। यहाँ हुतू कबीले की आबादी कुल जनसंख्या के करीब 85% है, जबकि यहाँ शासन तुत्सी कबीले से जुड़े राजतंत्र का था। 1959 में हुतू समुदाय ने तुत्सी राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1962 में हुतू डोमिनेंट गणतंत्र को स्थापित करने में कामयाब हो गए। विद्रोह के दौरान तुत्सी समुदाय से जुड़े हजारों लोगों ने पड़ोसी युगांडा और दूसरे देशों में शरण लेना शुरू कर दिया था। फिर 1973 में रवांडा में मिलिट्री विद्रोह हुआ, लेकिन इस शासन में हुतू वर्चस्ववादी नीतियां चलती रही। जवाब में तुत्सी समुदाय ने रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट यानी आरपीएफ का गठन किया। देश में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी रहा। हुतू एक्सट्रीमिस्ट लगातार तुत्सी समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाते रहते थे, और दूसरी तरफ प्रचार में आग का काम रेडियो रवांडा कर रहा था। एक्चुअली 8 जुलाई 1993 में रेडियो टेलीविजन लिब्रे डेस मिल कोलिन्स यानी RTLM की स्थापना हुई। हुतू एक्सट्रीमिस्ट के सहयोग से स्थापित हुए इस रेडियो रवांडा ने तुत्सी समुदाय के खिलाफ लगातार नफरती अभियान चलाया। फिर 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक हवाई यात्रा के दौरान मार दिया गया। लंबे समय से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश के तहत इस हत्या का आरोप भी तुत्सी समुदाय पर लगाया गया। रेडियो रवांडा के जरिए इसे खूब हवा दी गई, और नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन यानी 7 अप्रैल 1994 को एक ऐसी हिंसा की शुरुआत होती है जो देखते ही देखते नरसंहार में बदल गई। ये नरसंहार अगले 100 दिन तक लगातार जारी रहा। इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों और यहाँ तक कि अपनी पत्नियों तक की हत्या कर रहे थे। इस नरसंहार में करीब 8 लाख लोगों की ब्रूटल हत्याएं कर दी गई। इसी दौरान हजारों औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हालात इतने बुरे थे कि तुत्सी समुदाय के लोगों की मदद करने वाले और उनके प्रति संवेदना रखने वाले हुतू लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। RTLM रेडियो के माध्यम से तिलचट्टों यानी तुत्सी समुदाय का सफाया किए जाने की बात बार बार प्रसारित हुई। रेडियो के माध्यम से ये रट लगाई जाती रही, ये लोग यानी तुत्सी हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हमारे देश में तुत्सियों का साम्राज्य बन जाएगा, हमें ये तुत्सी समुदाय के लोग हमेशा के लिए गुलाम बना लेंगे। इस प्रचार अभियान के प्रभाव में आकर वहां के लोगों ने इंसानियत को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। और जर्मनी में भी यही हुआ। यहूदियों के खिलाफ नफरत पहले ऐसे ही शुरू हुई। उन्हें देश की हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार बताया गया, अंदरूनी दुश्मन, देश का गद्दार कहा गया। जब नफरत हर तरफ फैल गया तब शुरू हुआ दुनिया का सबसे ज्यादा ब्रूटल जेनोसाइड। गैस चैम्बर्स और कंसंट्रेटेड कैंप्स के जरिए कोई 6 मिलियन यानी 60 लाख यूरोपियन जूज को मौत के घाट उतार दिया गया। पैटर्न वही था। हिटलर ने नाजी जर्मन्स को नफरत की आग में इतना अंधा कर दिया कि वो लोग सोचने समझने का सेंस ही खो बैठे थे। अब ऐसा नहीं है कि इस नरसंहार की आहट महसूस नहीं की गई थी। इन जेनोसाइड से जुड़े मामलों की स्टडी करने वाली एक अमेरिकी संस्था जेनोसाइड वॉच के संस्थापक प्रोफेसर गेगरी एच स्टेंटन ने रवांडा के रेडियो के प्रसारणों को सुनकर एक भविष्यवाणी की थी और कहा कि यहाँ नरसंहार होगा, और 1994 में नरसंहार हुआ भी। अब भारत में डरने वाली बात इसलिए है क्योंकि रवांडा के नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले प्रोफेसर स्टेंटन ने 2022 में भारत को भी चेतावनी दी थी
कहा कि नरसंहार होने की आशंका को अगर 1 से 10 तक के स्केल पर नापा जाए तो भारत 8वें स्केल पर आ चुका है। मतलब 2022 में 8वें स्थान पर था और 2025 में इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट ने बताया कि भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीसीज के मामले कई गुना तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट ने बताया कि साल 2023 में देश भर में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ 668 हेट स्पीच इवेंट दर्ज किए गए हैं और एक साल के भीतर ही हेट स्पीसीज की संख्या 1165 हो जाती है। मतलब 2023 में 668 की संख्या कम नहीं थी, तभी कड़े एक्शन लेने चाहिए थे। लेकिन कड़े एक्शन लेना तो छोड़िए, 12 महीनों के भीतर ही ये संख्या लगभग 75% से ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि साल 2024 चुनावी साल था, लोकसभा चुनाव हुए और नेताओं के भाषणों में धार्मिक ध्रुवीकरण अपने उरूज पर पहुंचता है। छोटे भैया नेताओं को तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे भाषण दिए जिनमें मुसलमानों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेट किया गया था। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वही सोच झलकती है जो सोच मुस्लिम लीग में थी। पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और ऐसे ही कई बार इशारों में इनडायरेक्टली मुसलमानों को निशाना बनाया गया और मछली, मटन, मस्जिद जैसे शब्दों को बार बार उछालकर मुसलमानों को एक खास कल्चरल पहचान में बांधने और उन्हें पराया बताने की कोशिश की गई। और मामला यही नहीं रुकता। साल 2025 जो एक चुनावी साल भी नहीं था, उसमें भी मामला सुधरने के बजाय हालात और खराब हो गए। इस साल कुल 1318 हेट स्पीच इवेंट दर्ज किए गए। अगर साल 2024 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 13% की बढ़ोतरी और 2023 के मुकाबले लगभग 97% की बढ़ोतरी, यानी 2 सालों बाद ही नफरत भरे भाषणों की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। अब यहाँ इस रिपोर्ट में हेट स्पीचेस को पहचानने के लिए जिन फ्रेमवर्क्स को आधार बनाया गया है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा तय किए गए इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, यानी ऐसे पैरामीटर्स जो दुनिया भर में हेट स्पीचेस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भाषण, बयान या व्यवहार को तभी हेट स्पीच माना जाता है जब उसमें किसी पर्सन या पूरी कम्युनिटी पर उसकी पहचान के आधार पर हमला किया जाए, उसे इंसल्टिंग या डिस्क्रिमिनेटरी भाषा के जरिए निशाना बनाया जाए। ये पहचान किसी धर्म, नस्ल, एथनिटी, नेशनलिटी, रंग, जेंडर या किसी दूसरे सोशल आइडेंटिटी से जुड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में हर तीखा या विवादित भाषण को हेट स्पीच नहीं माना गया है, वरना तो ये संख्या आसमान छू जाती। हेट स्पीच की इस लिस्ट में सख्त आलोचना, राजनीतिक बयान देना और किसी से सहमति न रखना ये सब इंक्लूड नहीं है। इसके बावजूद ये संख्या इतनी बड़ी है। अगर इसे पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 2025 में एवरेज हर दिन 4 हेट स्पीच इवेंट हुए। अब यहाँ पर यह सोचकर देखिए कि अगर बड़े मंचों से किसी एक ही बात को लोगों को लगातार 1 साल तक यानी 365 दिन तक कहा जाए तो वो बात लोगों के दिलो दिमाग पर किस तरह से छाप छोड़ सकती है। ये चीज लोगों के दिलों में, समाज के अंदर इतनी गहराई से जा सकती है तो लोग इस चीज को एक गहरी सच्चाई की तरह अपना लेंगे। भाषणों में मुसलमानों को बार बार ऐसे शब्दों और आरोपों के साथ पेश किया गया जिनमें उन्हें देश के लिए खतरे की तरह दिखाया जा सके। कहीं उन्हें घुसपैठिया कहा गया, कहीं जनसंख्या का डर, तो कहीं अंदर का दुश्मन। कई मंचों से यह तक कहा गया कि मुसलमान भारत की संस्कृति, सुरक्षा और पहचान के लिए खतरा है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में करीब आधी हेट स्पीसीज में मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी तरह की साजिशी थ्योरी का इस्तेमाल किया गया, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, एजुकेशन जिहाद। मतलब पहले ये बात सोशल मीडिया ट्रोल्स, फेक पोस्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तक सीमित थी, लेकिन अब इन्हें खुले मंचों से नेताओं, धार्मिक प्रवचनों और रैलियों से बोला गया। इन झूठे नैरेटिव के जरिए मुसलमानों को एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड समूह की तरह देखा जाने लगा जो एलिजिडली हिंदुओं को धोखा दे रहा है, उनकी जमीन हड़प रहा है, उनकी बेटियों को फंसा रहा है और लोकतंत्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में बड़ी संख्या में ऐसे भाषण दिए गए जिनमें साफ तौर पर हिंसा की अपील की गई। मतलब बात सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रही, लोगों को भड़काने, उकसाने और हमला करने के लिए तैयार करने तक पहुंच गई थी। 308 हेट स्पीसीज ऐसी थी जिनमें मुसलमानों के लिए खुलकर हिंसा का बोला गया। कहीं मुसलमानों को सबक सिखाने की बातें, कहीं उनको जवाब देने की बातें और कहीं कहीं तो उन्हें साफ कर देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन वहीं पर 136 भाषणों में लोगों को हथियार उठाने तक की बातें कही गई। कहीं त्रिशूल बांटे गए, कहीं तलवारें लहराई गई और कहीं खुले मंचों से कहा गया कि हिंदुओं को अब तैयार रहना होगा। और ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है जहां पहले ही मुसलमानों को डर और शक की निगाहों से देखा जा रहा है।
और हिंसा की ये बात सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं रही, उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। 2025 में 276 भाषणों में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को तोड़ने की मांग की गई। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही दरगाह जैसे नाम बार बार मंचों से लिए गए। 22 जनवरी को महाराष्ट्र के पालघर जिले के चिंचोटी इलाके में एक प्रोग्राम में अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश पाटिल ने कहा कि हमारे भगवान ज्ञानवापी और शाही दरगाह के अंदर हैं, इसलिए बाबरी मस्जिद जैसी कार्रवाई दोहराई जानी चाहिए। ऐसे ही 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक स्टेज से कहा कि काशी और मथुरा की मस्जिदों को गिराया जाएगा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की खुली अपील भी की गई। मुसलमानों से सामान ना खरीदें, उनके साथ कारोबार ना करें, उन्हें मोहल्ले से बाहर कर देने जैसी बातें कई भाषणों में सामने आई हैं और इन चीजों का असर जमीन पर आए दिन देखने को भी मिलता है। एक मुस्लिम शख्स सलीम उर्फ बबलू ने स्थानीय निवासी प्रदीप शर्मा से एक मकान खरीदा। उन्होंने लैंड जिहाद का आरोप लगाकर अपने अपने घरों की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में ये पोस्टर चिपका दिए कि ये मकान बिकाऊ है, यानी अगर एक मुस्लिम यहाँ पर घर खरीदेगा तो हम अपने अपने घर बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। और इन लोगों ने मकान खरीदने वाले शख्स सलीम पर आरोप लगाए कि वो मांस मछली खाकर उनके अवशेष मंदिर के आसपास फेंक देता है। लेकिन जब पुलिस ने मांस मछली खाकर अवशेष फेंकने के क्लेम की पड़ताल की तो पाया कि लोगों के ये दावे झूठे हैं। घर में तो अभी प्रदीप शर्मा का ही परिवार रह रहा था, सलीम तो अभी उस घर में शिफ्ट भी नहीं हुआ था, तो ये मांस मछली के अवशेष कहां से आए। और एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का आसान तरीका है कि उन्हें अपने से अलग तरह का दिखाने की कोशिश करो, उसकी पहचान, उसकी नागरिकता पर सवाल खड़े करो और फिर उन्हें उसी आधार पर टारगेट करो। ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में नफरत फैलाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और इनका सीधा असर भारत के अपने मुसलमानों पर पड़ा। हर मुसलमान उसी नजरिए से देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 69 हेट स्पीच इवेंट्स में रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इन भाषणों में शायद ही किसी खास रोहिंग्या शरणार्थी का जिक्र था। मंचों से जो बात कही गई वो आम मुसलमानों के खिलाफ ही थी, बस उन्हें रोहिंग्या कहकर विदेशी साबित करने की कोशिश की गई। इसी तरह 192 भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया गया, खासकर बंगाली मूल के मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया गया। चाहे उनके पास भारतीय नागरिकता हो, जमीन हो, वोटर कार्ड हो, पीढ़ियों से रहने का ऐतिहासिक सबूत हो, भाषणों में उन्हें फिर भी बांग्लादेशी कहा गया, उन्हें घरों से बेदखल किया गया। एक्चुअली सरकार से कम ये उम्मीद की जाती है कि सरकार किसकी भी हो, किसी समुदाय, किसी विचारधारा की हो, लेकिन वो राजधर्म का पालन करेगी, वो समाज को जोड़ने का काम करेगी और कम से कम खुली नफरत से दूर रहेगी। लेकिन इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट ने बताया कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के मामलों में सत्ता और नफरत के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। यहाँ सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठनों की बात नहीं, बल्कि खुद सरकार के बड़े चेहरे भी इस आग को और भड़काने में लगे रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में जिन संगठनों के नाम सबसे ज्यादा हेट स्पीच इवेंट से जुड़े पाए गए, उनमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सबसे आगे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और ऐसे ही छोटे बड़े हिंदुत्ववादी संगठन भी शामिल थे। और यहाँ पर यह देखकर हैरानी हुई कि बीजेपी खुद भी इसी लिस्ट में शामिल थी। कुल मिलाकर 160 से ज्यादा संगठन ऐसे थे जिन्हें मंचों से मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में ऐसे नेता भी सामने आए जो या तो सरकार का हिस्सा हैं या फिर सत्ता से सीधे जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सबसे ज्यादा 71 हेट स्पीचेस दी। उसके बाद हिंदुत्ववादी नेता प्रवीण तोगड़िया 46, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय 35 और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे 28 हेट स्पीचेस का नाम आता है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे अहम पदों पर बैठे हुए बड़े नेताओं के नाम भी इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। जब देश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो छुट भइये नेताओं और कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज क्लियर पहुंचता है कि इस चीज की तो खुली छूट है। और इसी चीज का नतीजा है कि 88% हेट स्पीच इवेंट उन राज्यों में दर्ज किए गए जहां बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नफरत भरे भाषणों के मामले सबसे ज्यादा सामने आए। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां पर इन मामलों में गिरावट देखने को मिली। और ऐसा करने वालों के अपने अपने फायदे होते हैं। किसी को फेम चाहिए, किसी को लोकप्रियता, किसी को पैसे तो किसी को वोट। 3 करोड़ का बंगला खड़ा करा है इन 1 साल के अंदर, जो इंस्टाग्राम से कमाया। आजकल जो लोग धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया हुआ है, उन्हें फेम मिल रहा है, लोकप्रियता मिल रही है, क्योंकि उन्हें इस चीज का बखूबी पता है कि उनकी ये नफरत उनके कितने बड़े करियर में बदल सकती है। और इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए आप इन नफरती बयानवीर नेताओं के इतिहास उठाकर देख सकते हैं। आपको वहां सांप्रदायिकता, कट्टर बयानबाजी और ध्रुवीकरण से मिली लोकप्रियता और अक्सर एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी जरूर मिलेगा। जो जितना ज्यादा तीखा बोलेगा, जो जितनी ज्यादा नफरत घोलेगा, उसे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, उतना ही बड़ा करियर।
लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि इसका परिणाम क्या निकलता है। वो अपने ही लोगों के बीच ऐसा जहर बो रहे हैं, अपने ही समाज में ऐसी नफरत की चट्टान खड़ी कर रहे हैं जो शायद एक और जर्मनी, एक और रवांडा दोहरा सकती है। और आज के टाइम में ये जमीन पर दिखने को भी मिलता है। श्री राम बोलना पड़ेगा, हट जाए। भेदभाव, नफरत, दंगे, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आए दिन देखने को मिलते हैं। एक मुसलमान जिम ट्रेनर नहीं हो सकता, मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकते, मुसलमान है तो ठेला नहीं लगा सकते, सब्जी फल नहीं बेच सकते, घर नहीं ले सकते, सोसाइटी में नहीं आ सकते। अभी सुबह से लेकर अभी तक मैंने लगभग 7-8 फ्लैट देखे होंगे एंड एक बात को बोल रहा है, आप मोहम्मदन हो। मॉब लिंचिंग और पकड़कर जबरन जय श्री राम बुलवाना, ये सब सोशल डिस्क्रिमिनेशन और समाज के बीच की दूरी नहीं है तो और क्या है। छोटे छोटे बच्चों के दिल में नफरत। बताया तो वो मस्जिद के बारे में, बस वोट दे, मजा आ जाएगा। और ऐसे ही और भी बच्चों की कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। लेकिन इन बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात आई कहां से कि अगर मस्जिद टूट जाए तो मजा आ जाए। लेकिन यहाँ पर गलती इन बच्चों की नहीं है। इन्होंने जो बार बार देखा, इन्होंने जो सुना, अपने घर में महसूस किया, तो इनके दिलो दिमाग में ये आ गया कि सारी प्रॉब्लम की जड़ तो ये लोग ही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे तो इनके दर्जनों बयान आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं जो नफरत और जहर से भरे हुए होते हैं। लेकिन हाल ही में इनका एक और बयान सामने आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि मियाओं को जितना हो सके उतना परेशान करो। अगर कोई रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो आप उन्हें 4 दो, हम आपके साथ हैं। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। लिटरली सर, एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाकर 5 रुपए कमाकर ऐसी कौन सी पैरेलल पावर बन रहा है जो आपको हजम नहीं हो रही। पता है, जब मैं रेडियो रवांडा के बारे में पढ़ रहा था तो उन दोनों समुदायों को बार बार देख रहा था और बड़े ध्यान से देख रहा था। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा था कि दोनों समुदायों के लोग दोनों एक जैसे, एक ही क्षेत्र के, लेकिन इनमें ये नफरत कैसे आई होगी कि ये जो दूसरे वाले लोग हैं ये हम जैसे नहीं हैं, हम बेहतर हैं, हमें तो इनसे खतरा है। मेरे लिए हैरानी की बात ये थी कि मुझे ये देखने में दोनों एक जैसे नजर आ रहे थे, कोई भेद नहीं। मुझे तो दोनों पर ही तरस आ रहा था। और बिल्कुल यही हाल अपने देश में भी है। अगर 2 इंडियंस को लिया जाए और उनकी वेशभूषा एक जैसी हो और कोई फॉरेनर्स उन्हें देखे तो क्या वो बता पाएगा कि कौन सा किस जाति से है, कौन सा किस धर्म से है। उसे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों भाई भाई, दोनों इंडियंस। तो जब हम एक ही हैं तो वो लोग वो आंखें कहां से लाते हैं जो फर्क ढूंढ लेती हैं। बहुत हैरानी की बात है कि लोग अपने जीवन को आसान बनाने की दौड़ को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जहां उन्हें दूसरे लोगों को मारना है, उन्हें सताना है, उन्हें नीचा दिखाना है। चलो मान लेते हैं कि मार दिया, खत्म कर दिया, अब यहाँ पर दूसरा कोई मौजूद नहीं, तो इससे हासिल क्या होगा? क्या भूख खत्म हो जाएगी? क्या पेट में जलने वाली रोटी की आग बुझ जाएगी? क्या जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, दुख, तकलीफें, बीमारियां खत्म हो जाएंगी? क्या सब बेहतर हो जाएगा? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।